अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी का रिलेशन जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी, और उससे भी पहले हम दो डेफिनेशन को मज़ीद अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ मैक्रोस्कोपिक स्टेट एंड व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपिक स्टेट। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सिस्टम है वो कोई भी हमने गैस ली हुई है, उस गैस पार्टिकल को हम जो है वो एज ए सिस्टम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम अपने सिस्टम को, यानी कि हमने जो गैस पार्टिकल्स लिए हुए हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर पर लिए हुए हैं, सो the so that specific temperature and pressure of the whole system is defined as the macroscopic state of the system। यानी कि उस टाइम जो हमने पूरा सिस्टम कंसीडर किया हुआ है उसको जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर लिया हुआ है उस पूरे सिस्टम की स्टेट को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम से। और एक मैक्रोस्कोपिक स्टेट में जो होती है लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट होती है। तो सो व्हाट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टेट? सो माइक्रोस्कोपिक स्टेट फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हमारे पास एक गैस सिस्टम है जो गैस पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो हर पार्टिकल जो है, क्योंकि गैस के पार्टिकल जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो हर पार्टिकल की अपनी ही पोजीशन होगी और अपना ही मोमेंटम होगा। हर पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को हम एक्यूरेट जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम एक रेंज ले सकते हैं। हम बता सकते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक जो है हमारे पूरे सिस्टम की जो है मोमेंटम या वेलोसिटी जो भी है वो कंसीडर कर रहे होते हैं। तो हर इंडिविजुअल पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटा को हम किससे डिफ़ाइन करते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टेट से। जिस सिस्टम को जो अंडर ऑब्जर्वेशन है उसकी मोमेंटा और पोजीशन को हम माइक्रोस्कोपिक स्टेट से डिफाइन करते हैं। सो वी कैन से दैट अ मैक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। So now we see the definition of microscopic state. So the state of a gas expressed or defined by its pressure and temperature is called macroscopic state. So macroscopic state distinguished by microscopic state which defined by the position and momenta of individual molecules. Here let's suppose W is the number of possible microstate through which any substance that is gas, हमने यहाँ पे गैस ही लिया हुआ है, में पास। तो यहाँ पर जो हम अपने गैस सिस्टम की माइक्रोस्टेट को किससे डिफ़ाइन कर रहे हैं, किससे शो करवा रहे हैं? W से। ये W बेसिकली क्या शो करवा रहा है कि एक माइक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट है, और माइक्रोस्टेट बेसिकली क्या शो करवा रही है? हर इंडिविजुअल गैस पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को। सो फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर एक सिस्टम हमारा रेस्ट पर है तो उस टाइम जो है उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टेट भी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, वो भी जो है जितनी होंगी वेरी नहीं करेंगी। तो उस टाइम हम कहते हैं कि उस टाइम हम कंसीडर कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्टेट जो है वो मैक्सिमम है, अगर हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे कंसीडर कर रहे हैं, रेस्ट पर कंसीडर कर रहे हैं। सो W हेयर विल बी इक्वल टू 1, दैट W वी कंसीडर इज इक्वल टू मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पे जो है माइक्रोस्कोपिक स्टेट जो जितनी भी माइक्रोस्कोपिक स्टेट में है वो इस टाइम मैक्सिमम है। सो DW इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर हम अपने सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज इंक्रीज बाय स्पॉन्टेनियस चेंज इन द सिस्टम एंड इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंट्रोपी इज मैक्सिमम। अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को याद करें तो किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो चेंज होती है, और मैक्सिमम हो जाती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस चेंज इन द सिस्टम, and in state of equilibrium entropy is maximum. So when entropy is maximum, ds will be equal to 0. So हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं कि हम देख कर आए हैं कि W जिसको हम थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम शो करवा के आए हैं वो भी बढ़ रही है, मैक्सिमम है कब? जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, और एंट्रोपी भी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि ज़्यादा हो रही है। मैक्सिमम है जब हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। सो वी कैन
rewrite the relation between S and W. So according to the Boltzmann, the relation between the two parameter entropy and thermodynamical probability can be written as S is equal to F of W, where W is the thermodynamical probability, that is the number of possible microstate in the macroscopic state. अगर हम कोई भी दो इंडिपेंडेंट सिस्टम लें तो एक सिस्टम की इंट्रॉपी को हम किससे शो करवा रहे हैं, S1 से, और एक को S2 से। तो ऊपर वाली जो रिलेशन जो हम अभी पढ़ के आए हैं कि S इज इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू, उसको हम इक्वेशन फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। दोनों सिस्टम की इंट्रॉपीज़ को हम ऐसे शो करवाएंगे। फॉर सिस्टम 1 S1 इज इक्वल टू एफ ऑफ W1, फॉर सिस्टम 2 S इज इक्वल टू एफ ऑफ W2। सो द थर्मोडायनम, अगर हम ये सपोज कर लें, उससे पहले अगर हम ये सपोज कर लें एज द सिस्टम आर इंडिपेंडेंट, तो एनी वन ऑफ द W1 माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द फर्स्ट सिस्टम कैन अकर साइमल्टेनियसली विद एनी वन ऑफ W2 माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सेकेंड सिस्टम। सो द थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द जॉइंट सिस्टम कैन बी रिटन एज हेयर। अगर दोनों सिस्टम जो है, अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि अगर हमने दो अलग अलग सिस्टम लिए जिनको हम इंट्रॉपी को कैसे शो करवा के आए हैं, S1 एंड S2 से, तो यहाँ पर हम जो है उसकी अगर हम सपोज कर लें कि यहाँ पर कोई चेंज आ रही है, एक सिस्टम की जो है मूवमेंट, गैस पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं, तो अगर उस सिस्टम में चेंज आ रही है तो उससे ही उसके साथ ही जो दूसरा सिस्टम रखा है सिस्टम 2, उसकी भी इंट्रॉपी में फर्स्ट की वजह से चेंज हो रही है, या उसकी थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकंड में चेंज हो रही है, तो हम उसको उस रिलेशन को हम जॉइंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू एफ ऑफ W1 इंटू W2। सो अगर हम दोनों सिस्टम की एंट्रोपी को ऐड भी कर सकते हैं, सो टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज गिवन एज S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। सो S1 किसके इक्वल है, F इंटू एफ ऑफ W1, और S2 किसके इक्वल है, प्लस एफ ऑफ W2। So the function f of W satisfy the relation, so we can write f of W1 plus f of W2 is equal to f of W1 into W2। यहाँ पर हमने दोनों सिस्टम की थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी को जॉइंट फॉर्म में लिखा है। तो आगे हम इसको मज़ीद जो है सिंप्लीफाई करेंगे इस रिलेशन को। सो हेयर दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। सो नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू W1। सो इस ऊपर वाली इक्वेशन को हम जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू W1। तो होल इक्वेशन विल बिकम, यहाँ हेयर वी सी दैट इज़ द टर्म we differentiate with respect to W1, that term become d over dW1 into f of W1 into W2 प्लस इज इक्वल टू, अगर हम इसको देखें तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d ओवर dW, अगर यहाँ पे क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो W2 पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको इस टर्म का जो डिफरेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू W1 वो क्या हो जाएगा, 0। और इस टर्म का जो डिफरेंशियल है वो यहाँ पर लिखा है d ओवर dW1 इंटू एफ ऑफ W1। सो इसको हमने रीअरेंज भी कर दिया, इक्वेशन के उस साइड पर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी टर्म। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय dW1 इंटू W2। तो ऊपर वाली जो फर्स्ट टर्म है ये, इसको हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं बाय द टर्म dW1 इंटू W2। सो द इक्वेशन विल बिकम dF W1 ओवर, हम इस टर्म को डिवाइड करेंगे किससे, d डिफरेंशियल ऑफ W1 इंटू W2, और यहीं पे हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, इधर ये देखें d इंटू W1 इंटू W2 ओवर दैट टर्म विल बी हेयर एज। सो इट इज़ इक्वल टू दिस टर्म d over dW1 into f of W1। So now we will rearrange the equation and we got the relation d over dW1 f of W1 is equal to d W1 over dW1 into W2 into dF of W1 W2 over d into W1 W2। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखा है। जब हम ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो टर्म है इसको dW1 ओवर dW1 जो है, ये बोथ टर्म विल बी कैंसल। सो इक्वेशन वी गॉट d ओवर dW1 इंटू एफ ऑफ W1 इज इक्वल टू दिस रिलेशन।
सो मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय W1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये जो इक्वेशन हमें मिली है इस पूरी इक्वेशन को जो है मल्टीप्लाई करना है बाय W1। सो वी विल गॉट दैट इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन को हमने W1 से मल्टीप्लाई किया है, सो हमें ये इक्वेशन मिली है। दैट इक्वेशन इज W1 इंटू df of W1 over dW1 is equal to W1 W2 into df of W1 product of W1 into W2 over d into W1 W2। सो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू W2। अब इसी तरह हमने ये तो हमें एक इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन इसको हमने इक्वेशन C से डिनोट किया है। तो जैसे हमने ऊपर वाली इक्वेशन 1 इसको हमने क्या किया था, इस इक्वेशन को, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास डैट इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू W1। तो अब हम इसी तरह इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू W2। सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि उसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू W2। जब हमने उसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसे हमें ऊपर वाला ये रिलेशन मिला है, ये रिलेशन, तो ऐसे ही हमें ये रिलेशन मिलेगा। वो that relation is according to the W1 here we see, and that relation is according to the W2। so we got both two equation। first equation is according to the differentiating the first equation with respect to W1, and here is the equation we got differentiating with respect to W2। so multiply equation B by W2 and we get, अब उसमें भी हमने यही स्टेप करना है जैसे हमने इधर किया था कि यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को हमने क्या किया था, W2 से जो है मल्टीप्लाई और W1 से मल्टीप्लाई किया था, इस इक्वेशन को W1 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमें ये इक्वेशन मिली थी। अब नेक्स्ट स्टेप में भी यही करना है, हम उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बाय W2। here is the equation, तो मल्टीप्लाई बाय W2, here is the term W2। so we will got W2 into df over dW2 is equal to W1 W2 into d of f over d W1 into W2। here we see, now we can compare both equation। here we see the term, this term and this term, sorry, this term, both are equal, and so they can be compared। so we got that term will be equal to that term। so we got W1 into d of f of W1 over dW1 is equal to W2 df W2 over dW2। so अगर हमारे पास ये दो सिस्टम की रिलेशन आया है इन टर्म ऑफ इंट्रॉपी थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी, तो हम इसको जनरलाइज करके ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो दो टर्म है वो कौन सी हैं, W है और df डेरिवेटिव लिया हुआ हमने W फंक्शन का df W2 ओवर dW2। सो हम इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं W इंटू df ओवर W, ऐसे। सो df ओवर W, यहाँ पे हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वल लिया है एक सम कांस्टेंट k के इक्वल। सो तो इक्वेशन विल बिकम W इंटू df ओवर W इज इक्वल टू k। सो df ओवर W इज इक्वल टू k ओवर W, हमें W को इक्वेशन के उस साइड पर ले गए हैं। सो df विल बी इक्वल टू k ओवर W इंटू dW। सो अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें, सो वी गॉट FW इज इक्वल टू, अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन का डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो तो वो नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। सो एफ ऑफ W इज इक्वल टू k नेचुरल लॉग W प्लस C। सो वी गॉट द इक्वेशन S इज इक्वल, यहाँ पर जो हम एफ ऑफ W पढ़ के आए थे वो किसके इक्वल पढ़ के आए थे, S के इक्वल पढ़ के आए थे, S इज इक्वल टू FW। सो वी पुट द वैल्यू हेयर। सो S इज इक्वल टू k नेचुरल लॉग W प्लस C। So S is equal to k natural log plus W plus C। Here is the thermodynamical relation between entropy and thermodynamical probability। So in classical thermodynamics, entropy is taken to be the difference between the entropy in actual state and arbitrary chosen standard state। So अगर हम suppose कर लें here कि W naught is the thermodynamical probability of the standard system।
So we can write the difference between so we can write the total entropy in terms of the difference between the actual system and the standard system. So here will be the relation S is equal to K log W minus K log W naught, which is the probability of thermodynamical probability of standard system. So here we can write the whole relation in that form. S is equal to K log W over W naught. So here we got the relation in terms of total entropy of two system, and here is the we find the relation between thermodynamical probability and entropy in term of in that equation S is equal to K log W प्लस C. सो ये आज का रिलेशन जो हमने ड्राइव करना था थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी के दरमियान. सो हमने ये रिलेशन फाइंड किया है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.